तरुण का पावर लेवल जानकर मास्टर चौंक जाते हैं, क्योंकि तरुण काफी जल्दी लेवल 37 पर पहुंच गया था, जबकि धनुष को छोड़कर बाकी बच्चे अभी भी तरुण से पीछे थे। मास्टर चौंक कर तरुण से कहते हैं, तुम्हारी सोल पावर लेवल 37 पर पहुंच गई? तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर मास्टर को बताता है, जब उस दिन हम टाइटन स्कूल में थे तो उसके बोर्ड मेंबर ने जो मुझ पर अपनी पावर का प्रेशर डाला था, तब मेरी पावर लेवल 34 पर पहुंच गई थी। फिर बाद में मैंने पॉइजन मास्टर की जगह पर कल्टीवेट किया तो मैंने अगले 3 लेवल भी हासिल कर लिए। पॉइजन मास्टर की उस जगह पर काफी सारे अनमोल पौधे थे और शायद वो वातावरण मेरे कल्टीवेट करने के लिए बेहतर था, इसलिए मेरी पावर तेजी से बढ़ रही है। मास्टर गौर से तरुण की बातें सुन रहे थे और वो तरुण के लिए काफी खुश नजर आ रहे थे। मास्टर खुश होते हुए कहते हैं, इसका मतलब कि मैं बेकार में ही तुम्हारी चिंता कर रहा था। मास्टर अब तरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बताते हैं, तरुण, आधे साल से भी कम समय में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोल मास्टर मुकाबला शुरू होगा और अभी तुम्हारे पास लेवल 40 पर पहुंचने के लिए शायद पूरा समय है। इस पर तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर आगे की तैयारी के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर तरुण को लेकर उसके दोस्तों के पास जाने लगते हैं। वही कुछ दूरी पर एक शांत सी जगह थी, जहां बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और उन्हीं के बीच गुलाबी रंग के कपड़े पहने जमीन पर बैठकर जिया मेडिटेशन कर रही थी। जिया तरुण को ही याद कर रही थी, तभी वहां तरुण और मास्टर दोनों आ जाते हैं। मास्टर जिया को बताते हुए कहते हैं, जिया देखो कौन आया है। मास्टर की आवाज सुनकर जिया की आंखें खुल जाती है और वो कहती है, मास्टर आप यहां हैं। इतना कहकर जिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो तरुण को पीछे खड़ा देखकर उसकी आंखें भर आती है। तरुण की भी आंखें जिया को ऐसे देखकर भर आती है। जिया अब तेजी से खड़ी होकर तरुण की तरफ भागती है और सीधा जाकर उसके गले से लग जाती है। गले से लगे हुए वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम मुझे अब नहीं चाहते ना? तरुण की आंखें भी भर आई थी और वो जिया को समझते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है जिया, तो फिर तुम मुझे यहां अकेले छोड़कर इतने टाइम के लिए मुझसे दूर कैसे जा सकते हो? जिया रोते हुए पूछती है। जिया ने तरुण को कसकर गले से लगा रखा था और वो रोए जा रही थी। तरुण भी उसे शांत करने के लिए उसके सिर को सहला रहा था। जिया तरुण की पीठ पर मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? मास्टर पीछे खड़े होकर उन दोनों को ऐसे देख रहे थे। तरुण जिया को शांत करते हुए कहता है, मुझे माफ करना जिया, मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हुई। इस पर जिया कहती है, अब मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगे। जब भी तुम दोबारा कल्टीवेशन के लिए जाओगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे। तरुण वादा करते हुए कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर तरुण जिया को कसकर गले से लगा लेता है और अब जिया भी शांत हो जाती है। मास्टर तरुण और जिया को पीछे से खड़े होकर देख रहे थे और वो उन दोनों के लिए काफी खुश नजर आ रहे थे। जिया अब तरुण के गले से हटकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तरुण कसम खाओ कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। तरुण कसम खाते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूं जिया, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिया ये सुनकर काफी खुश होती है और कसम खाते हुए कहती है, मैं भी कसम खाती हूं तरुण, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पॉइजन मास्टर शाइन स्कूल से अब वापस जा रहे थे। वो अभी स्कूल के दरवाजे पर ही पहुंचे थे, तभी एकदम से रुक जाते हैं। उन्हें अचानक से वहां कोहरा घुटा नजर आने लगता है और उसी के बीच में से उन्हें एक आदमी चलता हुआ उनकी तरफ आता नजर आता है। तभी अचानक से वो आदमी गायब हो जाता है और आसमान से कुछ नुकीले रोज गोल्ड जैसे ब्लेड उन्हें नीचे गिरते नजर आने लगते हैं। तभी पॉइजन मास्टर को वो आदमी उनके पीछे खड़ा महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहां से सब गायब हो जाता है। आसमान से जो ब्लेड गिर रहे थे वो कोई ब्लेड नहीं बल्कि पेड़ के पत्ते थे और असल में वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पॉइजन मास्टर को बीती हुई बातों का मिराज आ रहा था। पॉइजन मास्टर अपनी मुट्ठी में भींची तरुण की उन बॉल को देखते हुए कहते हैं, अब हमें पुराना बाकी सारा हिसाब करना ही होगा। ये कहते हुए पॉइजन मास्टर गुस्से में आ जाते हैं। नैना और ऑस्कर बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे और धनुष, जोया और मोहित उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। तभी नैना और ऑस्कर एक ही प्यादे को पकड़कर एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि ऑस्कर नैना को हरा रहा था और नैना ऑस्कर को वो चाल चलने देना नहीं चाहती थी।
दोनों एक ही प्यादे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। तभी नैना गुस्से में आकर उस प्यादे को उठाकर इतनी जोर से ऑस्कर के सिर पर फेंक कर मारती है कि वो सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। ये देखकर मोहित बहुत जोर से ऑस्कर पर हंसने लगता है और तभी वहां पर मास्टर, जिया और तरुण आ जाते हैं। तरुण को देखकर उसके सभी साथी काफी खुश हो जाते हैं। ऑस्कर सीधा तेजी से तरुण के पास जाता है और सीधा उसके गले में हाथ डालकर कहता है, तरुण, तुम वापस आ गए। नैना भी जिया के पास आकर खड़ी हो जाती है और धनुष तरुण को बताते हुए कहता है, अगर तुम और ज्यादा देर लगाते तो जिया तुम्हारे लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती। ये सुनकर जिया की नजरें भी नीचे झुक जाती है और उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। तरुण अब अपने साथियों से कहता है, मैं तुम सबसे लंबे समय से दूर था और मैंने तुम सबको चिंता में डाला, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तरुण ये कह ही रहा था कि तभी मोहित झट से पूछता है, तरुण, हमारे गिफ्ट कहाँ हैं? जल्दी करो और हमें हमारे गिफ्ट दिखाओ। मोहित को इतना बेसब्र देखकर तरुण मुस्कुराता है और पॉइजन मास्टर की दी हुई वो जादुई पोटली अपनी बेल्ट के अंदर से बाहर निकाल लेता है। उस पोटली को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब तरुण उस पोटली में से जड़ी बूटी निकालकर सबसे पहले धनुष को देता है और बताते हैं, धनुष, ये तुम्हारे लिए है। ये जड़ी बूटी काफी ताकतवर है। अब ऐसे ही तरुण ऑस्कर, मोहित और नैना को अलग अलग जड़ी बूटी दे देता है। वो सभी उन काफी बूटियों को ले लेते हैं। तभी मास्टर कहते हैं, तुम इन सबको वो जड़ी बूटी दे रहे हो जो तुमने पॉइजन मास्टर से ली है। तुम्हारी एबिलिटी के लिए तुम्हें इस तरह का शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये जड़ी बूटी इनकी एबिलिटी के हिसाब से ही चुनी है ताकि ये इनके शरीर को मजबूत बना सके और इनके शरीर की कमियां दूर कर सके। मैं इनका कोई नुकसान नहीं करूंगा। तरुण मास्टर को समझाते हुए बताता है। ये सुनकर मास्टर जवाब देते हैं, ठीक है, मुझे भरोसा है कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसके बारे में पता होगा। मास्टर अब तरुण से आगे कहते हैं, तरुण, अब क्योंकि पॉइजन मास्टर तुम्हारे फेवर में है और वो हमारे स्कूल का एडवाइजर भी बनना चाहता है, पर हमें अभी भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो अजीब है। जिया भी ये सुन रही थी और वो इससे परेशान नजर आ रही थी। जिया अब मास्टर से पूछती है, मास्टर, क्या आप ये कह रहे हैं कि पॉइजन मास्टर हमारे स्कूल में आए हैं? मास्टर हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और इससे जिया और ज्यादा परेशान हो जाती है। जिया को परेशान देखकर तरुण सबको समझाते हुए कहता है, तुम सब चिंता मत करो, पॉइजन मास्टर बुरे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो किसी भी शाइन स्कूल वाले को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब तुम सब आराम कर सकते हो। इतना कहकर तरुण आगे चला जाता है, पर जिया अभी भी काफी परेशान थी। तरुण आगे जोया के पास जाकर उससे कहता है, जोया, मैं तुम्हारे लिए भी एक जड़ी बूटी लाया हूं। ये मारे हुए को भी जिंदा कर सकती है और हड्डियों से मांस उगा सकती है और दुनिया की तकदीर को हड़प सकती है। पर इस जड़ी बूटी का सेवन करने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे आशा है कि तुम इसके लिए तैयार होगी। तरुण के मुंह से ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और जोया भी काफी हैरान हो जाती है और एक पल के लिए पलटकर धनुष की तरफ देखती है और फिर तरुण का शुक्रिया करते हुए कहती है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया तरुण, मैं तैयार हूं। इतना सुनकर तरुण एक जड़ी बूटी निकालकर जोया को देते हुए बताता है, इस जड़ी बूटी का नाम लव सिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट है। इसके बारे में एक प्यारी कहानी है। तरुण उन कहानी के बारे में बताना शुरू करता है। एक बार की बात है, एक फूलों से भरी हरी भारी जगह पर एक आदमी रहता था जो फूल उगाता और उनका अच्छे से ख्याल रखता था। उसका पूरा दिन उन्हीं फूलों के बीच गुजरता था और अगर किसी दिन उसका कोई भी फूल मुरझा जाता तो वो उसके लिए घंटों तक मौन रखता था। उसका प्यार फूलों के लिए बहुत ज्यादा था। कहते हैं कि इमोशन धरती और स्वर्ग को छू जाते हैं और ऐसा ही होता है। उसका फूलों के लिए प्यार फूलों को परी को छू जाता है। वो धरती पर आ जाती है और उससे शादी कर लेती है, पर उनकी खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं रहती। भगवान को इसके बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इंसान और परी एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो परी को वापस स्वर्ग में ले जाते हैं। अब क्योंकि उस नौजवान की बीवी उससे छीन गई थी, इसलिए वो दुख में आ जाता है और अपने फूलों का ध्यान नहीं रख पाता। देखते ही देखते उसका गार्डन खत्म होने लगता है। तभी एक दिन वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो उस नौजवान को बताता है कि उसके गार्डन का जो बड़ा सफेद रंग के फूल का पौधा है वो उसकी बीवी का अवतार है। अगर वो उस फूल को बर्बाद कर देगा तो उसको बीवी अपना परी वाला रूप खो देगी और उसके पास वापस आ जाएगी।
इतना कहकर वो बूढ़ा वही हवा में गायब हो जाता है। पर वो नौजवान उस फूल को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसका काफी ख्याल रखता है और फिर एक दिन वही दम तोड़ देता है। दम तोड़ते वक्त उसके मुंह से खून निकलकर उस फूल पर गिरता है और वो खून उस नौजवान के दिल का खून था। जोया कहानी सुनकर पूछती है, तो ये वही फूल है? तरुण जवाब देकर बताता है, वही तो नहीं, बल्कि उसी फूल का रूप है जो बाद में ये बन गया और लवसिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट कहलाया है। ये फूल काफी चमत्कारी है। ये अपने आप अपने मालिक को चुनता है। जब आप इसे तोड़ते हैं तो आपको अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले के बारे में सोचना चाहिए और फिर इसकी पंखुड़ियों पर एक खून की बूंद गेर दो। अगर फिर तुमने अपना मन बदला तो फिर भले ही तुम्हारा सारा खून क्यों ना बह जाए, तुम फूल को कभी नहीं तोड़ सकते। उस फूल के पौधे को तरुण उसमें लगे काले पत्थर समेत उठाकर लाया था और तरुण ने फूल को तोड़ा नहीं था। तरुण उस पत्थर के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए बताता है, ये जो पत्थर है इसे काला पत्थर कहते हैं। अगर तुमने इस फूल को बर्बाद करने की कोशिश की तो ये फूल अपनी शक्ति खो देगा और फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अगर तुमने इसे तोड़ लिया तो जब तक भी ये अपने मालिक के साथ रहेगा ये सूख नहीं सकता। ये सुनकर जोया हिचकिचाकर कहती है, लेकिन मैं। जोया ने इतना ही कहा था कि तभी तरुण उसे टोक कर बताता है, जोया, मैं तुम्हारे और धनुष के अफेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। हम सातों में से केवल तुम दोनों ही एक कपल हो, इसी वजह से मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार हो। इतना कहकर तरुण एक छोटी सुई जोया की तरफ कर देता है। जोया अब धनुष की तरफ देखती है और धनुष उसे ये करने के लिए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। जोया डरते हुए तरुण के हाथ में से वो सुई ले लेती है और उसे हल्के से अपनी उंगली पर चुभाती है। जोया की उंगली से हल्के से खून निकलने लगता है और वो उससे बनी खून की बूंद को लवसिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट के फूल पर डाल देती है। जैसे ही जोया का खून उस फूल पर गिरता है तो वो जोर से ग्लो करने लगता है। जोया अब अपनी आंखें बंद करती है और धनुष के बारे में सोचने लगती है। फूल तेजी से ग्लो कर रहा था और जोया धनुष के बारे में सोच रही थी। उसे धनुष के साथ बिताया हर एक अच्छा लम्हा याद आ रहा था। पर जोया को धनुष के अय्याशी वाले दिन भी पता थे, जब धनुष दूसरी लड़कियों के साथ होटल में अय्याशी किया करता था। जोया उसके बारे में अच्छा सोचने की बहुत कोशिश करती है, पर धनुष के दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस करने की यादें भी ना चाहते हुए भी जोया के दिमाग में आ रही थी। तरुण ने पहले ही बता दिया था कि अगर दोनों प्रेमियों के बीच में प्यार होगा तभी ये फूल का पौधा अपना काम करेगा, वरना ये तुम्हें अपना मालिक कबूल नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। धनुष की बुरी यादों की वजह से प्रोसेस रुक जाती है और ग्लो करता पौधा एकदम से शांत हो जाता है। ये देखकर तरुण, जिया और बाकी सभी काफी हैरान हो जाते हैं। धनुष की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जोया की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो तरुण से कहती है, तरुण, मुझे माफ करना। मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक दिमाग की नहीं हूं। मुझे इस फूल से कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर जोया अपने आंसू छुपाती हुई पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। धनुष भी उसे ऐसे देखकर उदास हो जाता है और उसका सिर नीचे झुक जाता है। तरुण जोया को समझाते हुए कहता है, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है जोया, तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। तरुण की बात सुनकर जोया अपने आंसू पोंछती है और शांत होकर खड़ी हो जाती है। तरुण उस फूल के पौधे को अपनी तरफ खींच लेता है और मास्टर से कहता है, मास्टर, आप आंटी आरती से प्यार करते हैं तो शायद आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। इतना कहकर तरुण उस फूल के पौधे को मास्टर की तरफ कर देता है। मास्टर खुद भी उस फूल के पौधे के करीब आकर खड़े हो जाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, इस फूल को खाने के बाद मुझे क्या मिलेगा या क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर कोई तकदीर है तो मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। इतना कहकर मास्टर अपने हाथ में तरुण की दी हुई सुई चुभाते हैं और खून की एक बूंद उस फूल के ऊपर डाल देते हैं। वो फूल खून डलते ही दोबारा से चमकने लगता है और मास्टर आंखें बंद करके आरती के साथ बिताए अच्छे पलों के बारे में सोचने लगते हैं। मास्टर आरती के साथ बिताए हर एक हंसी लम्हे को याद कर रहे थे और इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इससे वो फूल और ज्यादा जोर से चमकने लगता है और ये देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मास्टर इसे कर लेंगे। तभी मास्टर को वो पल याद आ जाता है जब उनके अंकल आरती के पिता की वजह से उनकी शादी टूटी थी और वो अलग हुए थे।
मास्टर के मन में फिर से यही चलने लगता है कि आरती मेरे अंकल की बेटी है, वो मेरी कजिन है। इससे मास्टर उदास होने लगते हैं और फूल दोबारा से शांत हो जाता है। ये देखकर सभी बच्चे भी मास्टर के लिए उदास हो जाते हैं। मास्टर भी इससे उदास हो जाते हैं और तरुण को वो पौधा देकर खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर बाहर देखते हुए उदास होकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज भी उसी बात को लेकर अड़ा हुआ हूं और उसे जाने नहीं दे रहा। सभी बच्चे मास्टर की तरफ देख रहे थे और जिया तरुण की तरफ थी। जोया जिया को देखकर मन ही मन कहती है, जिया ने तरुण से अपनी निगाहें नहीं हटाई है और ये निगाहें बिल्कुल सच्ची है, बस तरुण पर ही टिकी हुई है। जोया के साथ साथ वो फूल का पौधा भी ये भांप लेता है और अपने आप जिया की तरफ खिंचा चला जाता है। सबकी निगाहें अभी मास्टर पर ही थीं और वो पौधा जोया के पास आ चुका था। जिया प्यार से उस फूल की पंखुड़ियों को जैसे ही छूती है तो उस फूल की पंखुड़ी ही जिया की उंगली में कांटे की तरह चुभ जाती है, जिससे जिया का खून तुरंत निकलकर फूल पर गिर जाता है। खून लगते ही वो फूल जोर से चमकने लगता है और तुरंत सबका ध्यान जिया पर चला जाता है। जिया आंखें बंद करके अपनी और तरुण की यादों में खो जाती है। अब क्योंकि तरुण और जिया की सारी यादें बस प्यार भरी और सच्ची थी और उनके बीच कुछ भी बुरा नहीं था, इसलिए वो काला पत्थर जिसमें वो फूल लगा हुआ था वो एकदम से गायब हो जाता है और फूल का पौधा जिया के हाथ में आ जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और जिया आंखें खोलकर जब ये देखती है तो वो मन ही मन कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं यहां सबसे भरोसेमंद हूं, जो इस फूल को मेरे और मेरे प्यार पर इतना भरोसा है। तरुण जिया के करीब आकर खड़ा हो जाता है और जिया उससे पूछती है, तरुण, ये दिव्य फूल सच्चा है ना? ये पूछते हुए जिया की आंखें भर आती है। जोया, नैना और बाकी सभी खुशी वाली नजरों से जिया को देखने लगते हैं। तरुण जिया को ऐसे देखकर उसकी बात का जवाब देकर कहता है, ये फूल सच्चा है या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता, पर जिया तुम इसे खा लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। तरुण की बात सुनकर जिया मास्टर की तरफ देखती है। मास्टर भी उसके लिए काफी खुश थे और वो जिया को अपनी तरफ देखता देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। जिया तरुण को जवाब देती है, नहीं मास्टर सही है, ये जड़ी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, ये सच्ची फीलिंग से समझती है और मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? अभी तुमने ये नहीं कहा था कि एक बार अगर ये अपना मालिक चुन ले तो ये फिर कभी उसका साथ नहीं छोड़ता? मैं चाहती हूँ कि ये मेरा साथ दे और मैं इसका प्यार से ख्याल रखूंगी। लेकिन तरुण ने इतना ही कहा था कि तभी जिया उसे टोक कर कहती है, चिंता मत करो तरुण, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। इस पर तरुण जिया के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहता है, तो ठीक है, अब तुम इसकी रक्षा कर सकती हो और ये भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तरुण अब जोया और मास्टर को दूसरी जड़ी बूटी दे देता है और अब उसके सभी साथी और मास्टर तरुण की दी हुई जड़ी बूटियों को खाकर कमरे से बाहर बैठकर मेडिटेशन करने लगते हैं। तरुण भी एक जड़ी बूटी खाता है और वो भी मेडिटेशन करने लगता है। इसमें उन सभी को काफी तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो जड़ी बूटी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और उनकी पावर समाने में उन सभी को काफी तकलीफ हो रही थी। जिया अपने उस फूल के पौधे को लिए तरुण के करीब बैठे सभी को देख रही थी। जिया तरुण को देखते हुए मन ही मन कहती है, क्या मुझे तरुण को छोड़कर चला जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो मुझे डर है कि इसके साथ जो महान सोल मास्टर है वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, मैं तरुण को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ से जो खुशी मुझे मिलती थी, माँ के बाद अब बस मुझे इसी के साथ वो खुशी मिलती है। जिया ये सब मन ही मन सोच रही थी कि तभी ऑस्कर जड़ी बूटी को अच्छे से समाकर सबसे पहले उठने लगता है। मजा आ गया, ये सच में लाजवाब है, ऑस्कर उठते हुए कहता है और फिर सीधा ऊपर हवा में उड़ने लगता है। ऑस्कर उड़ते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। ऑस्कर अब जमीन पर उतर जाता है और खुश होकर जिया को बताता है, मजा आ गया, मेरी सोल पावर पूरे 5 लेवल बढ़ गई। तभी पीछे से नैना उनकी तरफ आते हुए कहती है, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? ये बस 5 ही लेवल तो है और मेरी पावर पूरे 6 लेवल से बढ़ी है। ऑस्कर नैना की बात से नाराज नहीं होता और कहता है, ये जड़ी बूटी तो काफी कमाल की है, सीधे इतने लेवल बढ़ गए तो अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, हम इसे रोज खाकर ऐसे ही अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। जिया ऑस्कर की इस बात पर जवाब देते हुए कहती है, दिन में सपने देखने बंद करो। तरुण ने कुछ देर पहले ही बताया था कि हर एक चीज की अपनी लिमिट होती है, अगर हम इन्हें ज्यादा खाते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकती है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, ऑस्कर जिया को जवाब देता है।
नैना ने अपनी पावर सोल पावर टावर बाहर निकाला हुआ था और तभी अचानक से ऑस्कर की नजर उसके पावर टावर पर पड़ती है। पहले नैना का पावर टावर बस 5 ही टावर का था और अब वो 9 टावर का हो चुका था। ये देखकर ऑस्कर खुश होकर चिल्लाता है, नैना अपने पावर टावर को देखो, तुम्हारा पावर टावर अब 9 लेवल का हो चुका है। तुम्हारी सोल के 4 टावर और बढ़ गए। ऑस्कर की बात सुनकर नैना तुरंत अपने पावर टावर को देखती है जो 9 टावर का हो चुका था। नैना ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिया भी नैना के लिए बहुत खुश हो जाती है और जोर से खुश होकर चिल्लाती है, नैना तुमने कर लिया। नैना अपनी सोल पावर टावर को ऊपर उठाती है और उसे देखते हुए खुश होकर कहती है, ये अब सुपर पावर टावर में बदल गया है। क्या वो जड़ी बूटी मेरे पावर टावर की लिमिट को तोड़ने की गुप्त चाबी थी? अब तरुण भी जड़ी बूटी समाकर उठ जाता है और खड़ा होकर पूछता है, क्या तुम सबने अच्छे से जड़ी बूटी संभाली? तरुण ने इतना ही पूछा था कि तभी नैना तेजी से उसकी तरफ भागकर उसके गले से लिपट जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। यह देखकर जिया और ऑस्कर भी चौंक जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तरुण भी एकदम से जम सा जाता है और वो हिल नहीं पाता। नैना किस करके फिर से तरुण को कसकर गले से लगा लेती है और शुक्रिया करते हुए कहती है, शुक्रिया तरुण, मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं। ऑस्कर मुंह फाड़कर नैना और तरुण को देख रहा था। यह देखकर जिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है, पर ऑस्कर इसका कुछ और ही मतलब समझ लेता है और जिया को अपने गाल पर किस करने के लिए इशारा करता है। उसकी इस हरकत से जिया गुस्से में आ जाती है और ऑस्कर को जमीन पर पटक पटक कर बहुत मारती है। तरुण भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है और अब नैना भी तरुण के गले से हट जाती है। नैना जो अभी तरुण के गले से लिपटी हुई थी, वो ऑस्कर को जिया से पिटता देखकर तरुण के गले से हट जाती है और अब उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। नैना अपनी सोल बाहर निकालकर तरुण को अपना पावर टावर दिखाते हुए कहती है, तरुण देखो, मेरा पावर टावर अब सुपर पावर टावर में बदल गया है। अब मैं हर एक चीज से फ्री हो गई हूं और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तरुण जवाब देता है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है नैना, हम एक टीम है। तरुण ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से उसकी आंखों से पर्पल रंग की तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसकी चमक की वजह से नैना, जिया और ऑस्कर तीनों अपनी आंखों के आगे हाथ लगाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रोशनी काफी ज्यादा तेज थी और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तरुण की पर्पल डेमन आंखों की शक्ति पहले से ज्यादा हो गई थी और अब तरुण को दूर तक और सब चीजों के आर पार दिखाई दे रहा था। तरुण अपने साथियों और जिया को उसकी पावर से तकलीफ होता देखकर अपनी पावर को फिर से शांत करने लगता है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। नैना जो अभी तरुण के पास ही थी, वो तरुण से पूछती है, तरुण ये तुम्हें अभी हुआ क्या था? इसकी वजह से हमें भी देखने में परेशानी हो रही थी। तरुण माफी मांगते हुए जवाब देता है, मुझे माफ करना नैना, मैं अभी अपनी विजन शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया। यह असर मेरी पर्पल डेमन आंखों का था। मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और जो जड़ी बूटी मैंने ली उसकी मदद से मेरी पर्पल आंखें अपने असली लेवल पर पहुंच गई है और अब मैं किसी भी चीज के आर पार और अंदर देख सकता हूं। इतना बताकर तरुण जिया की तरफ देखता है क्योंकि शायद उसे जोया के अंदर कुछ नजर आया था। जिया तरुण को अपनी तरफ देखता देखकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। जिया ने अभी भी लव सिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट फूल का पौधा अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर तरुण उससे कहता है, जिया तुम्हें यह पौधा खा लेना चाहिए, इसकी मदद से तुम हमसे भी ज्यादा अच्छा इंप्रूव करोगी। जिया जवाब देती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहती हूं। तरुण ये सुनकर चुप हो जाता है और अब जिया से कुछ नहीं कहता। तभी जोया भी जड़ी बूटी को अच्छे से समा लेती है और उसके अंदर से एक बहुत ताकतवर पावर बाहर निकलती है। जोया की स्पीड और पंजे पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुके थे। जोया इससे काफी खुश नजर आ रही थी। तभी जिया उसके पास जाकर उससे पूछती है, जोया तुम्हारी सोल पावर कौन से लेवल पर पहुंच गई? जोया हिचकिचाते हुए जवाब देती है, शायद मेरी सोल पावर 7 लेवल से बढ़ गई है। जिया ये सुनकर खुश होकर जवाब देती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तरुण ने सही कहा था कि ये तुम्हें अच्छे से जांचेगा। इस पर जोया उदास होकर जवाब देती है, पर तरुण ये तुम्हारे लिए लाया था। उसके मुंह से ये सुनकर जिया उसे समझाते हुए कहती है, नहीं
ये तुम्हारा ही होना चाहिए था। मेरे पास मेरा लवसिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं तुम इसके लिए मुझसे जलने ना लगो। जिया ने इतना कहा ही था कि तभी मोहित के अंदर से एक ताकतवर पावर निकलती है जो उन सबको हिला देती है। मोहित भी जाग चुका था और अब उसका पेट भी थोड़ा कम हो जाता है। मोहित अपने सभी साथियों के पास आकर हंसते हुए पूछता है, क्या तुमने अभी मेरी आग की पावर को महसूस किया? मेरी आग शुद्ध है। इसका मतलब है कि मैं अब फिलहाल फीनिक्स का सच्चा सोल मास्टर हूं। धनुष ने भी अपनी जड़ी बूटी अच्छे से संभाली थी और अब वो भी जाग जाता है। उसके जागते ही वहां चारों तरफ तूफान आ जाता है और बहुत ताकतवर पावर उसके अंदर से निकलने लगती है। ये देखकर तरुण और उसके बाकी साथी चौंक जाते हैं, क्योंकि धनुष की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। धनुष की आंखें बंद थीं और अब वो जोया के पास जैसे ही जमीन पर उतरता है तो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। जोया और बाकी सब काफी खुश थे और जोया धनुष को देखे जा रही थी। तभी धनुष की आंखें खुलती हैं और वो अपने करीब खड़ी जोया को प्यार से खुद को देखता देखकर खुश हो जाता है। अब जैसे ही जोया अपनी आंखें नीचे झुकाती है तो धनुष उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। अपने आप को धनुष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोया कहती है, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इतना कहते हुए जोया धनुष की छाती पर मारती है और फिर एकदम से मारते हुए रुक जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके मारने से धनुष को लग रही है। ये देखकर धनुष जोया को अपने गले से कसकर लगा लेता है और कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र है। तो क्या अब फिर भी तुम मुझे छोड़कर जाओगी? क्योंकि मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। जोया को फिर से धनुष के दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर्स याद आने लगते हैं और वो धनुष को खुद से लग कर देती है और कहती है, इन मीठी बातों को अपनी लवर्स के लिए छोड़ दो। इतना कहकर जोया अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। धनुष उसके करीब आते हुए पूछता है, जोया, क्या तुम्हें अब भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं अब तरुण जितना ही पवित्र हो गया हूं? इस पर तरुण भी हंसने लगता है और धनुष शांत होकर खड़ा हो जाता है। जोया धनुष को जवाब देते हुए कहती है, जब तक तुम तरुण जितने मासूम नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें देखती रहूंगी। इतना कहकर जोया आगे जाकर खड़ी हो जाती है। जिया भी ये देखकर धीरे से हंसने लगती है और फिर जोया के पास चली जाती है। धनुष तरुण का शुक्रिया करते हुए कहता है, शुक्रिया तरुण, मैंने आखिरकार लेवल 40 की बाधाओं को पार कर लिया है और अब मैं लेवल 40 पर आ गया हूं। पर इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझे मासूम और पवित्र बनना सिखा सकते हो? इस पर तरुण उसके मजे लेते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उसके लिए टाइम है। जिया भी तरुण का साथ देते हुए कहती है, ये सही है धनुष, केवल तरुण को ही पवित्र और मासूम कहा जा सकता है। इतना कहकर जिया जोर से हंसने लगती है और उसके साथ तरुण और बाकी सब भी जोर से हंसने लगते हैं और जोया वहां से जाने लगती है। तभी मास्टर जड़ी बूटी को समाकर जागना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर से उनकी सोल बाहर निकल आती है। सभी बच्चे बड़ी ही गौर से खुश होकर मास्टर को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मास्टर भी अब उन सब की तरह ठीक हो जाएंगे। तरुण मास्टर के करीब जाकर उनसे पूछता है, मास्टर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मास्टर खुश होकर जवाब देते हैं, इस सब को आज 30 साल से ज्यादा हो गए और मैं अभी तक जिस बढ़ा में इतने सालों से फंसा हुआ था, आज आखिरकार उससे बाहर आ गया। इतना बताकर खुश होते हुए मास्टर तरुण के करीब आ जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, शुक्रिया तरुण, मैंने बाहरी फोर्स को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। इस पर तरुण पूछता है, मास्टर, क्या आपने सच में लेवल 30 की सभी परेशानियों को पार कर लिया? मास्टर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और तरुण उन्हें बधाई देते हुए कहता है, बधाई हो मास्टर, अब हो सकता है कि शायद आपका अभ्यास बाद में काफी बढ़ जाए। तरुण की इस बात का जवाब देते हुए मास्टर कहते हैं, एक सोल मास्टर का अभ्यास उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा हार्ड होता जाता है, तो मेरे पास अब बचे ही कितने साल है। मैंने एक ताकतवर सोल मास्टर बनने की सारी आशाएं छोड़ दी है, अब बस तुम ही मेरी आखिरी आशा हो। सभी बच्चे मास्टर के मुंह से ये सुनकर मास्टर के लिए दुखी हो जाते हैं और मास्टर ये देखकर उन सब से कहते हैं, अब सब ध्यान से सुनो, आज से तुम सब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते रहो और जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए लालची मत बनो, समझे? सब साथ में जवाब देते हैं, समझ गए मास्टर। बहुत अच्छे, आज से 7 दिन बाद मैं और धनुष सोल रिंग हासिल करके के लिए सोल बीस्ट का शिकार करेंगे, मास्टर आगे बताते हैं।
इस पर सहमति जताते हुए सभी बच्चे फिर से साथ में बोलते हैं, ठीक है मास्टर। रात हो जाती है और सभी बच्चे साथ में वही स्कूल के अंदर जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है और वो सभी वहीं रुक जाते हैं। सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करता है कि आखिर उनका पीछा कर कौन रहा है। तभी पीछे से दो बड़े पत्थर उनकी तरफ तेजी से आते हैं। तरुण उन तेजी से आते पत्थरों को अपनी पर्पल डेमन आंखों से देख लेता है और धनुष से कहता है, धनुष पीछे। तरुण के मुंह से इतना सुनते ही धनुष तुरंत अपनी सोल बाहर निकालकर अपनी पावर से उनकी तरफ आते उन पत्थरों को हवा में ही चूर चूर कर देता है। तरुण अब तेज आवाज में सबसे कहता है, सब जल्दी से एक साथ आ जाओ। उसके इतना कहते ही उसके सभी साथी गोल आकार में पीछे की तरफ मुंह करके एक दूसरे की पीठ से लगकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक आदमी तेजी से पेड़ों के ऊपर से भागता हुआ उनकी तरफ आता है। तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों की मदद से उसे देख लेता है और जैसे ही वो आदमी उन सभी के ऊपर कूदकर उन पर एक साथ हमला करता है, तभी तरुण जोर से कहता है, सब चारों तरफ बिखर जाओ। तरुण की बात सुनकर उसके सभी साथी उस आदमी का वार लगने से पहले तेजी से चारों तरफ बिखर जाते हैं। उस आदमी ने मुंह का मुखौटा पहना हुआ था और काले कपड़े पहने हुए थे और उसी के साथ ही काले रंग का लबादा पहना हुआ था। वो अब जोर से जमीन पर कूदता है, पर उसके कूदने से पहले ही बच्चे हट चुके थे, तो इसलिए उसकी ये चल बेकार हो जाती है। अब सब बच्चे अपनी अपनी पावर बाहर निकाल लेते हैं और उस आदमी को उठने तक का मौका देने से पहले जिया और जोया उस पर टूट पड़ती है। काला मुखौटा और काला लबादा पहने आखिर कौन था ये आदमी और ये बच्चों का पीछा क्यों कर रहा था? क्या ये भी कोई ताकतवर सोल मास्टर था जो बच्चों को मारने आया था? सभी बच्चे साथ मिलकर इसका सामना कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। वो काले मुखौटे वाला आदमी अपनी पावर को फोर्स की तरह छोड़ता है, जिससे बचने के लिए तरुण ऑस्कर को उड़ने वाली सॉसेज बनाने के लिए कह देता है। ऑस्कर तुरंत सॉसेज बनाकर तरुण की तरफ फेंक देता है और तरुण उन सॉसेज को अपने सभी साथियों की तरफ तेजी से फेंक देता है। उन सभी में उड़ने की शक्ति आ जाती है और वो उड़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते उस काले मुखौटे वाले आदमी को घेर लेते हैं। तभी नैना अपने पावर टॉवर का इस्तेमाल करके सभी की ताकत और स्पीड बढ़ा देती है। ताकत और स्पीड बढ़ते ही जिया और जोया दोनों तेजी से उस आदमी पर हमला कर देती है। वो आदमी उल्टा उन पर वार करने की कोशिश करता है, पर जोया और जिया दोनों ही काफी तेज थी। जोया अपने पांजों से तुरंत उस आदमी के हाथ पर वार कर देती है, जिससे वो आदमी उसे पकड़ नहीं पाता, बल्कि खुद को जोया का वार लग जाता है। तभी जिया तेजी से आकर उसके मुंह पर अपना घुटना मारती है और घुटना लगते ही उस आदमी की चीख निकल जाती है। अब वो जिया पर वार करने की जैसे ही कोशिश करता है तो जोया पूरे तेजी से अपने पंजों से फिर उस आदमी के घुटने पर हमला कर देती है, जिससे उसका घुटना मुड़ जाता है और तभी जिया उसकी गर्दन को अपने घुटनों से जकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ देती है और जोया उस आदमी के दूसरे घुटने को भी जमीन पर टेक देती है। तभी तरुण अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके उस आदमी को पूरी तरह से जकड़ लेता है और अब जिया और जोया हट जाती है, क्योंकि अब हमला करने की बारी धनुष और मोहित की थी। धनुष और मोहित तेजी से उड़ते हुए अपनी पावर भरते हैं और तरुण की जड़ों में कसे उस आदमी पर हमला कर देते हैं। मोहित के मुंह से आग और धनुष के मुंह से गोल्डन लाइट बीम तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ती है। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, मैं अकाला हूं। धनुष और मोहित का वार उस आदमी को लगने ही वाला था। तभी उनके मुंह से यह सुनकर तरुण उनको धनुष और मोहित के वार से बचाने के लिए उनके आगे अपनी जड़ी का मजबूत जाल लगा देता है, जिससे धनुष और मोहित का वार तरुण की जड़ों के जाल पर लगता है और वो आदमी बच जाता है। अब सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, पर उन्हें अभी भी उस आदमी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने मुखौटा अभी तक पहना हुआ था। वो सब अब उस पर हमला तो नहीं करते, पर बिल्कुल सतर्क रहते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो आदमी अपना मुखौटा उतारता है और उसका चेहरा देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सही में अकाला ही थे। मोहित अब अकाला से पूछता है, मिस्टर जो, ये तो सच में आप ही है, पर आपने हम पर हमला क्यों किया? अकाला अभी भी तरुण की जड़ों में जकड़े जमीन पर पड़े हुए थे और वो जवाब देकर बताते हैं, मैं तुम सब की एबिलिटी चेक करना चाहता था कि तुम सब कितने ताकतवर हो गए हो, इसलिए मैंने ऐसे तुम पर हमला किया। पर किसे पता था कि तुम इतने ताकतवर हो गए हो?
पर सही कहूं तो मजा ही आ गया। तुम सब काफी बेहतर हो गए हो। तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं बहुत संतुष्ट हूं। उनकी बात सुनकर तरुण उन्हें अपनी जड़ों से मुक्त करते हुए माफी मांगता है। तभी पीछे से डीन और मास्टर भी वहां आ जाते हैं। डीन मास्टर से कहते हैं, देख मास्टर, अगर ये बच्चे साथ में काम करे तो ये अकाला को भी हरा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये सुनकर अकाला भड़क कर डीन फरहान से कहते हैं, क्या तुमने मुझ पर शर्त लगाई? पर रुको, तुमने अभी क्या कहा? बच्चे मुझे पीट सकते हैं, मैं बस इनके साथ नरम था। अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा तो हम दोबारा से लड़ाई कर सकते हैं। अकाला की बात सुनकर और उनकी इस हरकत को देखकर सभी बच्चे, मास्टर और डीन भी हंसने लग जाते हैं। मास्टर हंसते हुए अकाला को शांत करके कहते हैं, बस करो अकाला, इतने दूर की मत सोचो। बच्चे हंस रहे थे और अब मास्टर उन्हें शांत करते हुए बताते हैं, अब तुम सब भी बस करो। जो दुश्मन तुमसे लड़ने आएगा वो तुम पर रहम नहीं करेगा, वो तुम्हारी जान लेने आएगा, समझे? तो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी डीन फरहान तरुण को बताते हैं, वैसे तरुण, पॉइजन मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये सुनकर तरुण मन ही मन कहता है, सन की बूढ़ा मुझे ढूंढ रहा है। तरुण अब डीन से कहता है, ठीक है चलिए। डीन फरहान जवाब देकर बताते हैं, वो अब जा चुका है और कह रहा था कि सुबह आकर मिलेगा और किसी को साथ में लाएगा। तो अब तुम सब जाकर आराम करो और हम सुबह उससे मिलेंगे। इस पर तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और अब सब बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है और तरुण डीन फरहान के साथ वही स्कूल में पॉइजन मास्टर के ठहरने की जगह पर पहुंच जाते हैं। पॉइजन मास्टर आराम करने की कुर्सी पर लेटे आराम कर रहे थे और उनकी पोती यामिनी वही पास ही में बिस्तर पर बैठी हुई थी। तरुण डीन फरहान के साथ कमरे में आने लगता है और उसे देखकर यामिनी खड़ी हो जाती है। तरुण को देखकर पॉइजन मास्टर कहते हैं, छोटे शैतान, तुम यहां आ गए। यामिनी तरुण को देखकर गुस्से में उसे घूरने लग जाती है और तरुण और डीन फरहान पॉइजन मास्टर को प्रणाम करते हैं। डीन तरुण से कहते हैं, ठीक है तरुण, अब मैं यहां से जाता हूं। इतना कहकर डीन फरहान वहां से चले जाते हैं। डीन फरहान के जाने के बाद यामिनी गुस्से में तरुण को घूरती हुई अपने दादा से पूछती है, दादाजी, आपने इस बदमाश को यहां क्यों बुलाया? इसके अलावा आप इस घटिया स्कूल के एडवाइजर क्यों बने? अगर यही बात थी तो आप टाइटन स्कूल भी तो जा सकते थे। तरुण यामिनी की बात पर उससे कुछ नहीं कहता और पॉइजन मास्टर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। पॉइजन मास्टर यामिनी को चुप करते हुए कहते हैं, चुप करो यामिनी, इसे बदमाश बुलाना बंद करो। अपने आप को देखो, तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, पर इसके बाद भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करने से रुकती नहीं हो। तरुण भी जवान है, पर यह तुमसे ज्यादा समझदार है। यह सुनकर यामिनी पूछती है, आखिर इसमें ऐसा अच्छा है ही क्या? मैं बस उस दिन थोड़ी लापरवाह थी। अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं इसे बहुत जोर से मारूंगी। इस पर तरुण मुस्कुराकर उसे जवाब देता है, फिर तो तुम्हें बस थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद नेशनल सोल मास्टर स्कूल मुकाबला होने वाला है। अब क्योंकि हम टाइटन राज्य में ही है तो हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। यह सुनकर यामिनी गुस्से से कहती है, फिर तो तुम इंतजार करो। पिछली बार तुमने यतिन को फंसा लिया था, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगी। पॉइजन मास्टर अब खड़े होकर तरुण से कहते हैं, छोटे शैतान, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, पर तुम मेरी पोती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दादाजी, ये मुझे नुकसान पहुंचा भी कैसे सकता है? आप इसकी बड़ाई कर रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं। आप मेरा साथ दे रहे हो या इसका? क्या आपने इसे अपना स्टूडेंट तो नहीं बना लिया? यामिनी शक की नजरों से घूरते हुए अपने दादा से पूछती है। पॉइजन मास्टर यामिनी को समझते हुए बताते हैं, यामिनी, तुम इसकी सोल पावर का लेवल भी जानती हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह ये भी लेवल 37 पर है। अगले 6 महीनों में ये छोटा शैतान लेवल 40 को पार कर जाएगा। ये सुनकर यामिनी चौंक जाती है। पॉइजन मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, तुम भी इसकी तरह एक नियंत्रण करने वाली सोल मास्टर हो, पर मैं ये अच्छे से कह सकता हूं कि तुम इसे नहीं हरा सकती। अगर तुमने इस छोटे शैतान को हल्के में लेने की कोशिश की तो तुम्हें फिर अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। यामिनी अब गुस्से में चुपचाप वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और वो अब आगे कुछ जवाब नहीं देती है। तभी तरुण खड़ा होकर कहता है, मेरी एबिलिटी का पता हमें अखाड़े में चल जाएगा, पर अभी जो काम करना है उसे करते हैं। इतना कहकर तरुण अपनी बेल्ट के स्पेस में से एक दवाई की छोटी बोतल निकालता है और पॉइजन मास्टर को देखते हुए कहता है,
ये वो दवाई है जो मैंने बनाई है। इसके लिए सोल बोन ढूंढने के बाद आप इसे रोज एक गोली आधी रात में 7 दिन तक खिला सकते हैं। इससे ये ठीक हो जाएगी और जहर सीधा सोल बोन में भरने लगेगा। तरुण अब आगे पॉइजन मास्टर से कहता है, अब मैं जाता हूं, मैं आपसे फिर बाद में मिलने आऊंगा। इतना कहकर तरुण वहां से जाने लगता है। तभी पॉइजन मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, छोटे शैतान, मेरी विश पूरी हो गई, अब जाने का समय हो गया। ये सुनकर तरुण थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है, आप जा रहे हैं? पॉइजन मास्टर बताते हुए कहते हैं, मुझे किसी से पिछला हिसाब किताब करने जाना है। अगर मैं समय पर आ गया तो शायद मैं तुम्हारा मुकाबला देख पाऊंगा, लेकिन भूलना मत, तुम यामिनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तरुण जवाब देता है, आपके सम्मान के लिए मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर प्लीज आप इसे समझा देना कि मुझे भड़काने की कोशिश ना करे। तरुण के मुंह से यह सुनकर यामिनी गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। तरुण अब आगे पॉइजन मास्टर से कहता है, आप अपना ख्याल रखना और उन आयरन बॉल के बारे में मत भूलना। तुम भी अपना ध्यान रखना बच्चे, पॉइजन मास्टर तरुण से कहते हैं। इतना सुनकर तरुण वहां से चला जाता है और यामिनी अभी भी गुस्से में बैठी उसे जाता देख घूरती रहती है, पर पॉइजन मास्टर खुश नजर रहे थे। धनुष लेवल 40 पर पहुंच गया था और अब उसे आगे बढ़ने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत थी, जो उसे एक सोल बीस्ट का शिकार करने के बाद मिलती। इसलिए सभी टीचर और बच्चे अपने स्कूल से निकलकर टाइटन राज्य से बाहर आ जाते हैं। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, तरुण, मैं डीन फरहान और आरती धनुष के साथ उसकी चौथी सोल रिंग के लिए बीस्ट का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। तब तक तुम अपने बाकी साथियों के साथ यही रहोगे। हमें वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक तुम एडवांस क्लास में पढ़ना, बिल्कुल भी सुस्त मत बनना। तरुण जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, हम अच्छे से मेहनत करेंगे। तभी नैना भी तरुण से कहती है, तरुण, मैं भी अपने घर जा रही हूं। इतना कहकर वो जिया को तरुण की तरफ धकेल देती है, जिससे जिया सीधा तरुण की बाहों में आ जाती है और तरुण उसे पकड़ लेता है। ये देखकर ऑस्कर और मोहित बड़ी जोर से हंसते हैं। नैना आगे कहती है, अब मैं जिया को तुम्हें सौंप रही हूं, इसका अच्छे से ख्याल रखना। नैना के मुंह से ये सुनकर जिया और तरुण दोनों शर्मा जाते हैं और दोनों के गाल लाल पड़ जाते हैं। धनुष को लेकर आरती, डीन, फरहान और मास्टर वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाता देखकर तरुण अपने बाकी साथियों से कहता है, चलो अब वापस चलते हैं और अपनी क्लास लेते हैं। तरुण की बात सुनकर जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि सामने से टाइटन स्कूल के बच्चे उधर ही आ रहे थे। अब दोनों ही स्कूल के बच्चे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। मोहित उन्हें देखकर इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपने पास खड़े ऑस्कर को ही एक जोर का मुक्का मार देता है। मुक्का लगने पर ऑस्कर भी मोहित के सिर पर एक मारता है। अपने सिर पर लगने के बाद अब मोहित को पता चलता है कि उसने किसे वो मुक्का मारा था और वो ऑस्कर से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दे यार। पर पता नहीं इन अमीर बिगड़े टाइटन स्कूल वालों को देखकर मेरा खून क्यों खोलने लगता है। एक बार मुकाबला शुरू होने दे, इन्हें तो मैं एक एक करके अच्छे से पीटूंगा। ऑस्कर मोहित की बात सुनकर टाइटन स्कूल के बच्चों को घूरते हुए कहता है, इन्हें देखकर तो मेरा भी खून खोलने लगता है। ऑस्कर उन्हें गुस्से से घूरे जा रहा था और तभी उसके मुंह पर एक कागज उड़कर आकर चिपक जाता है और इसे देखकर वो टाइटन स्कूल वाले बच्चे जोर से हंसने लग जाते हैं। ऑस्कर उस कागज के पर्चे को अपने मुंह पर से हटाकर देखता है तो पाता है कि इस पर ड्रेस के डिजाइन बने हुए थे। तभी डीन, जो उनसे काफी आगे निकल चुके थे, चिल्लाते हैं, अरे मेरा डिजाइन पेपर कहां गया? ये सुनकर ऑस्कर उस पर्चे को अपने पीछे छिपा लेता है और उन्हें हाथ हिलाते हुए अलविदा करने लगता है। डीन पीछे देखते हैं तो बच्चों को हाथ हिलाकर अलविदा करता देखकर कहते हैं, चलो कोई नहीं, मैं फिर से एक और बना लूंगा, ये सारे डिजाइन मेरे दिमाग में हैं। इतना कहकर वो धनुष, मास्टर और आरती के साथ आगे निकल जाते हैं। अब बच्चे उनके उन डिजाइन को देखते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो ड्रेस डिजाइन काफी सिंपल और हरे रंग की थी, जिन्हें पहनने के बाद बच्चे किसी जोकर से कम नहीं लगने वाले थे। मोहित दुखी होकर कहता है, यार ये डीन ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं? टाइटन स्कूल वाले बच्चों की ड्रेस देखो कितनी शानदार है, और ये डीन हमें सोल मास्टर नहीं बल्कि जोकर बनाकर छोड़ेंगे। ऑस्कर भी अपना सिर पकड़कर कहता है, वहां हजारों लोग होंगे और अगर हमने ऐसी ड्रेस पहनी तो वो सब हम पर हंसेंगे। तरुण भी इससे काफी परेशान नजर आ रहा था, पर वो उन्हें शांत करके स्कूल की तरफ ले जाता है।
वो सभी स्कूल में वापस आ जाते हैं और अंदर चलते हुए तरुण पूछता है, वैसे तुम सब यहाँ काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या यहाँ पर पढ़ाई के तरीकों में कोई अंतर है? ऑस्कर जवाब देकर बताता है, ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारी लड़की सोल मास्टर है। वैसे एक अफवाह है कि वो लड़कियां यहाँ इसलिए है क्योंकि वो डेप्यूटी डीन आरती की तारीफ करती है। यहाँ पर 6 क्लासेस है जो सोल मास्टर्स के लेवल के हिसाब से चलती है। अब क्योंकि हम लेवल 30 से ऊपर है तो हम एडवांस सोल मास्टर्स क्लास में शामिल है। हमसे भी अलग वहाँ 30 और स्टूडेंट्स है, पर वो सभी हमसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं। पता नहीं वो महान सोल मास्टर कौन से जन्म में बन पाएंगे। ऑस्कर की बातों से जिया और जोया दोनों के कान दर्द करने लग जाते हैं। अब जिया तरुण का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो तरुण, इनसे बात करके टाइम खराब मत करो, क्योंकि वैसे भी पता नहीं ये इतना कैसे बड़बड़ा लेते हैं। चलो मैं तुम्हें क्लास दिखाती हूँ। इतना कहकर जिया तरुण का हाथ पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाती है। क्लास में बहुत सारे बच्चे टीचर्स के साथ थे और वहीं पर एक लड़का भी था जिसका नाम लायन था, जो जिया को पसंद करता था। वो लड़का देखने में काफी ताकतवर था और उसके आसपास उसके कुछ चमचे भी खड़े हुए थे। जिया क्लासरूम में आ जाती है और जिया को देखकर वो लड़का खुश हो जाता है क्योंकि वो जिया को पसंद करता था। अब क्योंकि तरुण भी जिया के साथ था और उस लड़के ने आज पहली बार तरुण को देखा था, वो तरुण को जिया के साथ देखकर चिढ़ जाता है और गुस्से से तरुण को घूरने लगता है। जिया और तरुण दोनों ही इससे अनजान थे और जिया क्लास में जाकर बैठ जाती है और तरुण भी जिया के साथ ही बैठ जाता है। ये देखकर वो लड़का और गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। जिया और तरुण बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे और इससे वो लड़का जले जा रहा था। अब उस पर ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर गुस्से में अपने चमचों के साथ तरुण और जिया की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से मोहित, ऑस्कर और जोया भी वहां आ जाते हैं। तरुण और जिया ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और वो लड़का अपने चमचों के साथ उन्हीं के पास आकर रुक जाता है। वो गुस्से में तरुण को घूर रहा था। तरुण उसे ऐसे देखकर पूछता है, क्या बात है? लायन गुस्से से जवाब देता है, छोकरे, क्या तू यहां नया है? क्या तू एडवांस क्लास के रूल नहीं जानता? कौन से रूल? तरुण पूछता है। लायन गुस्से से जवाब देता है, क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी यहां जिया के पास नहीं बैठ सकता? तो फिर तुम यहां कैसे बैठ गए? ये सुनकर जिया गुस्से से खड़े होकर लायन से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहां से तुरंत भाग जाओ, वरना मुझसे बाद में मत कहना कि पहले चेतावनी नहीं दी थी। मोहित, ऑस्कर और जोया भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और वो लायन जिया के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लायन जिया से कहता है, जिया, ये तुम लड़कों का मैटर है, तुम इसमें मत आओ। उसके मुंह से ये सुनकर जिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तरुण उसे रोक लेता है। लायन जिया से कहता है, बीच में से हट जाओ जिया, क्योंकि इस स्कूल का चीफ होने के नाते मैं पीछे नहीं हट जाऊंगा। यह सुनकर अब तरुण खड़ा होकर पूछता है, तुम स्कूल के चीफ हो? इस पर लायन का चमचा बताते हुए कहता है, तुम हमारे चीफ को भी नहीं जानते, ये स्कूल के सबसे। उसने इतना कहा ही था कि तभी जिया उसे इतनी तेजी से जोर से लात मारती है कि वो लड़का सीधा जमीन पर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर लायन भी घबरा जाता है और उसे ऐसे देखकर मोहित और ऑस्कर दोनों उस पर हंसने लगते हैं। तरुण गौर से लायन को देखते हुए मन ही मन कहता है, लगता है कि यह धनुष से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ज्यादा ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तरुण ये सोच ही रहा था और तभी लायन उससे कहता है, छोकरे, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला, मेरे साथ लड़ाई करो और अगर तुम जीते तो तुम यहां बैठ सकते हो। दूसरा, यहां से चलते बनो और दूसरी जगह बैठो। उसके मुंह से यह सुनकर जिया, मोहित, ऑस्कर और जोया उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तरुण उन्हें वही रोक देता है। तरुण लायन से पूछता है, तो क्या अब तुम मुझसे यहां लड़ने वाले हो? इस पर लायन जोर से हंसता है और जवाब देता है, मुझे तुमसे लड़ने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी क्या बच्चे? पर तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों को परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें पीटते वक्त अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना कहकर लायन थोड़ा पीछे जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ऐसे देखकर ऑस्कर और मोहित फिर से उस पर हंसने लग जाते हैं और वहीं थोड़ी दूर बैठ जाते हैं, क्योंकि क्लासरूम काफी बड़ा था। ऑस्कर मोहित से कहता है, ये लायन आज तरुण से बुरी तरह से पिटने वाला है। मोहित खुश होकर जवाब देता है, हाँ, इसमें अब बहुत मजा आएगा।
सभी बच्चे थोड़े थोड़े दूर होकर खड़े हो जाते हैं और तरुण लायन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी सोल रिंग्स बाहर निकाल लेता है। उसकी सोल रिंग्स देखकर लायन और उसके साथी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि तरुण के पास 3 सोल रिंग्स होगी। अब तरुण अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। उसकी सोल एक नीला पौधा देखकर लायन बहुत खुश होता है, पर फिर तरुण की सोल पावर लेवल 37 जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। अब लायन भी अपनी सोल बाहर निकाल लेता है और उसकी सोल एक गोरिल्ला की थी और वो भी लेवल 37 पर ही था। मोहित लायन की सोल पावर लेवल जानकर कहता है, ये अब जरूर पिटेगा। अगर तरुण से कुछ ज्यादा सोल पावर होती तब तो शायद बच सकता था, पर पिटता तब भी। तरुण लायन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर लायन तेजी से तरुण पर हमला कर देता है, पर तरुण की स्पीड का वो मुकाबला नहीं कर सकता था। लायन लगातार तरुण पर वार किए जा रहा था, पर वो तरुण को छू भी नहीं पा रहा था। लायन अब पूरी ताकत लगाकर तरुण को मुक्का मारता है, पर तरुण उसे बड़े आराम से रोक लेता है। ये देखकर लायन गुस्से में आ जाता है और अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करके तेजी से तरुण को मारता है, पर तरुण उसके इस वार से भी बड़ी आसानी से बच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपनी जड़ों में जकड़ देता है। क्योंकि तरुण की जड़ों में जहर था, इसका लायन अब हिल भी नहीं पाता और सीधा जमीन पर गिरता है। ये देखकर उस स्कूल के बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं और तरुण बड़े ही आराम से जाकर जिया के पास बैठ जाता है। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और एक टीचर अंदर आते हुए कहते हैं, चलो बच्चों, तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है। इतना कहकर जैसे ही वो अंदर लायन को तरुण की जड़ों से जकड़ा जमीन पर पड़ा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब क्योंकि वो पुराने शाइन स्कूल के टीचर थे तो वो तरुण को जानते थे। वो टीचर तरुण की तरफ आते हुए तरुण से कहते हैं, तरुण, तुम अपने पहले ही दिन अपने साथियों को परेशान कर रहे हो। तरुण खड़ा होकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं इसे अभी छोड़ देता हूं। इतना कहकर तरुण लायन को छोड़ देता है और उसके शरीर में से जहर का असर भी खत्म कर देता है।